लेकिन हमें इस बात का यकीन है और यकीन था कि भारत का कानून या भारत का संविधान ही इस देश का असल कानून है और असल रूह है इस मुल्क की। वो ज़रूर काम करेगा और इंसाफ की ज़रूर जीत होगी। उसी के तहत कल भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस पूरे प्रकरण पे तबसरा करते हुए हमारी उन तमाम बातों पे मोहर लगा दी जिसको लेकर हम कोशा थे, एप्लीकेशन दे रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, जेलों में जा रहे थे। और इतना ही नहीं, इस तरह की गिरफ्तारी की मांग करने वालों की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2200 लोग जेल में, पूरे हिंदुस्तान में 2200 लोगों के खिलाफ केस करके उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन नूपुर शर्मा को हाथ नहीं लगाया। तो जो कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उसका हम स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो बायस्ड एटीट्यूड अपनाया है, यानी उन्हीं धाराओं में अगर जुबैर के खिलाफ FIR होती है तो उनको 2 साल 3 साल पुराने ट्वीट, 2018 के ट्वीट में भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो नूपुर शर्मा जो एक सरकार की पार्टी, जो सरकार में पार्टी उसकी प्रवक्ता होने की वजह से उनको दिल्ली पुलिस हाथ नहीं लगाती। इवन उनकी सुरक्षा में Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया करा देती है, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं करती है। तो उस एटीट्यूड के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का तबसरा है वो स्वागत योग्य है। हम ये अब फिर मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जिम्मेदारी है देश में संविधान और कानून व्यवस्था को लागू करना, उसने अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया है। आखिर बीजेपी या बीजेपी के प्रधानमंत्री, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नूपुर शर्मा को क्यों बचा रहे हैं? कौन सी ऐसी वजह है जो दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं कर रही? आज तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नूपुर शर्मा अरेस्ट नहीं हुई है। आज हम आपके थ्रू भी ये डिमांड रखते हैं कि दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को अरेस्ट करे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दें कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने टिप्पणी कर दी तो अब आपको कौन सी और टिप्पणी का इंतजार है, तब आप एक्ट करोगे। क्योंकि सिलेक्टिव एक्ट करने से देश में अराजकता फैल रही है। जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो तीनों समुदाय में हो रहा है, यानी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों समुदाय में रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और सरकार की तरफ से भी रेडिकलाइजेशन है कि अगर वो कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसको अगर रोकना है तो हर हालत में हमें रूल ऑफ लॉ को मजबूत करना होगा। हमें एक आंख से नहीं देखना, हमें दोनों आंखों से देखना होगा। जिसका जो गुनाह होगा उसको हमें उसी वक्त अगर हम सजा देंगे तो मुल्क में अमन व अमान रहेगा, शांति रहेगी और रेडिकलाइजेशन खत्म होगा, कम होगा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टिप्पणी की, वो उकसावे की, चाहे वो टीवी डिबेट पे कही, एंकर के रवैये पे कही या उन सब्जेक्ट पे कही जो सब्जेक्ट मुबाहिसों के लिए चुने जाते हैं। वो टिप्पणी उनके ऑर्डर का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो इस मुल्क को दिशा देने के लिए काफ़ी है। इस मुल्क में जो नफरत का माहौल बना है और उन नफरत के माहौल बनाने के पीछे जो तमाम टीवी डिबेट्स और उनके पीछे एंकर और उनके पीछे जो एडिटोरियल जो कंटेंट एडिटर्स हैं, उन सब के लिए वो सबक है कि अब अगर आपको देश में नफरत का माहौल ख़त्म करना है, डिवीज़न समाज में जो विभाजन है उसको ख़त्म करना है, तो आपको इस तरह की नफरत अंगेज टॉपिक से बचना होगा। सुप्रीम कोर्ट का तबसरा नूपुर शर्मा और उसके बाद की जो पूरे मुल्क में नफरत अंगेज माहौल था उसके ताल्लुक से, और दूसरा दिल्ली सरकार हरकत में आई। पहले मौजू के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब नूपुर शर्मा ने हमारे नबी आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो उसके दूसरे ही दिन हमारे ऑल इंडिया सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भिवंडी की एक पब्लिक सभा में ये कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और उनकी मजम्मत की थी। उसके बाद दिल्ली मजलिस की यूनिट ने 29 मई को
थाना शाहीन बाग में नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी। उसी सिलसिले में जब दिल्ली बीजेपी के मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदल ने हुजूर के खिलाफ टिप्पणी की थी, तो उसके खिलाफ भी हमने 4 जून को थाना शाहीन बाग में एक एप्लीकेशन दी कि इनके खिलाफ भी हेट स्पीच पे और नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ FIR की जाए। उसके बाद जब ये मामला इंटरनेशनली तूल पकड़ा और दुनिया में तकरीबन 17 मुल्कों ने हमारे सफ़ीरों को वहाँ पर बुलाकर उनको डिमार्च किया, उनको जवाब तलब किया और कहा, कई मुल्कों ने तो हमारे मुल्क से माफ़ी मांगने के लिए कहा, और तकरीबन 25 मुल्कों में भारतीय कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार किया। तब जाकर भारत सरकार होश में आई और भारत सरकार ने वहाँ तो ये कहा, अपने ही नेशनल स्पोक्स पर्सन को उन्होंने ये कहकर कि वो इन्फ्रिंज एलिमेंट है, झूठ बोला, जबकि वो उनकी नेशनल स्पोक्स पर्सन थी उस वक्त, और उसके बाद और वो उनकी NEC की मेंबर भी थी। लेकिन जब दबाव पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता पद से सस्पेंड कर दिया और नवीन कुमार जिंदल को अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित बर्खास्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यह गुनाह उस वक्त किया कि अपने संविधान के तहत तो उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जो भारत का संविधान जिन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसी सिलसिले में फिर हमने 9 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस से इजाज़त मांगी। हमें दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, फिर भी हम वहाँ मेमोरेंडम देने के लिए, वो भी दिल्ली पुलिस की इजाज़त से, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हमें मेमोरेंडम देना था कि इन दोनों हजरात की वजह से देश की छवि खराब हुई है, इन्होंने देशद्रोह किया है, इनकी गिरफ्तारी UAPA के अंडर में होनी चाहिए। और हमने सेम एप्लीकेशन, UAPA वाली एप्लीकेशन 8 जून को साउथ दिल्ली DCP की ऑफिस में भी दी थी। जब हम मेमोरेंडम देने गए तो हमें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और हमारे खिलाफ झूठी FIR करके मेरे साथ मेरे 30 साथियों को जेल भेज दिया गया और हम 4 रातें 5 दिन जेल की तकलीफ़ें और अजियतें झेल कर आए। उसके बाद भी हम आपसे रूबरू हुए। ये तो हमारा आज का रहा एक टॉपिक। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो दिल्ली उर्दू एकेडमी, जो दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के अंडर में आती है। हमने एक मुहिम चलाई है दिल्ली में कि वो तमाम इदारे जो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं वो एक तरह से सो गए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। उनको जो संवैधानिक पदों पर हैं या जो संवैधानिक उनकी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी तरह से नहीं निभा रहे। उस सिलसिले में हमारा लगातार इस सरकार को बेनकाब करने की मुहिम जारी है। केजरीवाल सरकार जो कि मुस्लिम दुश्मन सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, उसकी जो नाकामी है, उसकी पहली नाकामी नज़र आई हमें जब उसने जामा मस्जिद जैसी जो पूरी ऐतिहासिक धरोहर है, पूरे मुल्क की शान है और मुल्क की राजधानी दिल्ली की शान है, जब उसकी मरम्मत तक नहीं कराई, उसने उसको फंड मुहैया नहीं कराया। इसलिए इस बार की आंधी और बारिश में उसकी गुंबद का ऊपर का कलश गिर गया और उसको फिर हमने दौरा किया और उसको लेके भी हमने आपसे रूबरू हुए और इस सरकार की नाकामी की तरफ तवज्जो दिलाई। दूसरे मामले में हम दिल्ली उर्दू एकेडमी गए। दिल्ली उर्दू एकेडमी का हमने दौरा किया, वहाँ के लोगों से बात की और वहाँ पे जितनी खामियां हैं हमने उसको उजागर किया और केजरीवाल का असली चेहरा बेनकाब किया। तब जाके केजरीवाल सरकार थोड़ी सी हरकत में आई और जो दिल्ली उर्दू एकेडमी के जो चेयरमैन हैं, जो दिल्ली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में इतना तो किया कि वो उन्होंने बजट बहाल करने के आदेश दे दिए, या जो पुराने जो प्रोग्राम थे, नए पुराने चिराग या सेमिनार या जो उनके रूटीन वर्क थे, उन सब को करने के ऑर्डर दे दिए और उसकी मीटिंग्स भी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब सारे प्रोग्राम शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन 2-3 पॉइंट की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं गई। एक जो 44 से ज़्यादा लोगों पे मुश्तमिल एक दिल्ली उर्दू एकेडमी थी जो बाकायदा एक उर्दू की खिदमत कर रही थी, उसमें सिर्फ 4 से 6 लोग
मुस्तकिल मुलाजिम हैं, बाकी सब आर्जी तौर पर हैं, तो उसकी वैकेंसी के लिए उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया। दूसरा, वो चोर रास्ते से दिल्ली उर्दू एकेडमी का गला दबाना चाहते हैं। वो कोरोना के बहाने से जो बैकलॉग है, जो पुराने अवार्ड से, जो मुसव्वदे हैं, जो किताबें हैं जिनको इनामत दिए जाने हैं, उन सब को वो ड्रॉप करना चाहते हैं। इसके अलावा जब कोरोना काल था तो उन्होंने मजदूरों को, ऑटो ड्राइवर्स को कोरोना काल की वजह से उनको अलग से इमदाद दी थी, ग्रांट दी थी, लेकिन उनके ख्याल में अदीब, उदबा, शोरा या जो राइटर्स हैं वो नहीं आए, तो अब आपने उस वक्त भी उनकी कोई मदद नहीं की, और अब आप कोरोना के नाम पर जो उनका हक है, जो उन लोगों ने किताबें लिखी हैं, मुसव्वदे लिखी हैं, या और जो उनके उर्दू एकेडमी के अंदर जो काम आते हैं वो सब किए हैं, वो आखिर उसको ड्रॉप करने का आइडिया क्यों उनके दिमाग में है, मंसूबा क्यों है? हम ये मुतालबा करते हैं कि दिल्ली उर्दू एकेडमी के जितने भी अब तक बैकलॉग है सब क्लियर किया जाए, कोई ड्रॉप ना किया जाए, वैकेंसीज पूरी भरी जाए। और तीसरी बात, जो उदबा है या शोरा है जिनके लिए पेंशन का प्रोविज़न है, उस पेंशन के प्रोविज़न को डिमांड ड्रिवन किया जाए, यानी जितने लोग अप्लाई करें वो जो उसके क्राइटेरिया में आते हों जिसको पेंशन मिल सकती है, उन सबको पेंशन दी जाए। ये हमारे मुतालबात आज आपके थ्रू हैं। और हम ये, और कल भी हम गए थे दिल्ली सरकार के दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में, वहाँ की हम तफसील आपको बाद में बयान करेंगे। हमारे पूरी आज प्रेस रिलीज कल जा चुकी थी, लेकिन हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, चाहे वो दिल्ली सरकार के जो डिपार्टमेंट है, वो हो आपका हज कमेटी हो, दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, या एक और काम जो चोर रास्ते से किया है केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली उर्दू डेस्क। दिल्ली सरकार की अपनी एक दिल्ली उर्दू डेस्क हुआ करती थी, उसमें 6 लोग मुलाजिम थे, उसको खामोशी से उसका गला काट दिया, वो सारे 6 मुलाजिम गायब कर दिए सरकार ने। ये सरकार जो मुसलमानों को वोट लेते वक्त उनकी हितैषी बनती है, लेकिन सच बात ये है काम करते वक्त ये उनकी असल दुश्मन है। वरना केजरीवाल सरकार बताए हमें कि वो आखिर उस दिल्ली उर्दू डेस्क का क्या हुआ, उसमें 6 लोग मुलाजिम थे। इसी तरीके से उर्दू टीचर का मामला है, इसी तरीके से जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं उनका मामला है। इस तरह का जो उर्दू के साथ जो सौतेला व्यवहार है सरकार का, वो वक्त वक्त पर हम उजागर करते रहेंगे। लेकिन मैं एक मरतबा और आपको, जो कल हम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग गए थे, वहाँ पे हमने 19 पॉइंट उनके सामने रखे थे। 19 पॉइंट का हम उम्मीद करेंगे कि वो ज़रूर जवाब देंगे। आज मैं आपके सामने रिपीट किए देता हूँ।